नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओम प्रकाश हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो अपने मैंगो कल्टीवेशन पढ़ रहे थे 2 क्लासें हो चुकी है। आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो मैंगो में आपके जो प्लांट प्रोटेक्शन है उससे संबंधित रहेगी, यानी कि पादप संरक्षण अपन किस प्रकार से करते हैं और कौन कौन से जैसे इंसेक्ट से क्या नुकसान होता है, डिजीज से क्या प्रॉब्लम हो रही है और साथ साथ में काय के विकार है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, इसको कायिक विकार बोलते हैं, कायिक के विकार या दैहिक विकार भी इसको बोलते हैं ना, दैहिक विकार। ठीक है, देखो सबसे पहले ये फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कायिक के विकार क्या होता है, यानी कि ऐसी बीमारी जो किसी कीट या फिर कवक है, जीवाणु है, विषाणु है, इनसे नहीं होकर के पौधे में किसी या तो वातावरणीय कंडीशन हो जाएगी या फिर पोषक तत्वों से संबंधित हो जाएगी या हार्मोन असंतुलन से होती है। तो जो इस प्रकार की बीमारी हो रही है, यानी कि जो वातावरणीय कारक है, हार्मोन से संबंधित है या फिर पोषक तत्वों की अधिकता या कमी से जो बीमारियां हो रही है, या फिर पौधे की जो इंटरनल कारक है जैसे आनुवंशिक कारक है, उनसे जो प्रॉब्लम है या बीमारी हो रही है उसको क्या बोलेंगे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर या कायिक के विकार बोलते हैं ना। ऐसी बीमारी जो किसी कीट या फिर जीवाणु, विषाणु या कवक के द्वारा नहीं होकर के वातावरणीय कंडीशन या फिर हार्मोन असंतुलन या फिर न्यूट्रिएंट असंतुलन के द्वारा जो पौधों में बीमारी होती है उसको कायिक के विकार या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहा जाता है। मैंगो में कायिक के विकार की समस्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो उनका अपना एक एक अलग अलग जो कायिक के विकार है उनका डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे जो पहली बीमारी है वो है मैंगो मालफॉर्मेशन। मैंगो मालफॉर्मेशन है, इसको हिंदी में बोलते हैं पुष्प गुच्छा रोग। पुष्प गुच्छा रोग या फिर गुच्छा मुच्छा रोग बोलते हैं, गुच्छा मुच्छा रोग। पुष्प गुच्छा या गुच्छा मुच्छा रोग बोला जाता है मैंगो मालफॉर्मेशन। सबसे प्रमुख फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इसकी जो खोज है मैंगो मालफॉर्मेशन की, या फिर सबसे पहले ये भारत में बिहार है, बिहार में देखा गया था। बिहार में 1891 में सबसे पहले देखा गया था। ठीक है ना, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना। दूसरा इसका अगर अपन कारक की बात करें है ना कि भाई किस कारण हो रहा है, तो कारक देखो अभी तक जो ये गुच्छा मुच्छा रोग है या मैंगो मालफॉर्मेशन है, इसका प्रॉपर कारण का पता नहीं चल पाया ना। कुछ कवक बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि हार्मोन असंतुलन से हो रहा है, कुछ वातावरणीय कंडीशन बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं कि इसमें जेनेटिकल प्रॉब्लम के कारण हो रहा है ना। लेकिन एक कवक है उसके द्वारा ज्यादातर मत है कि ये कवक है, कवक का नाम है फ्यूजेरियम मोनिलिफोरम। ये कवक इसका कारण है। ठीक है ना, इसके अलावा भी वातावरणीय कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है ना, बाग का अपन सही तरह से रख रखाव भी नहीं करेंगे, मेंटेन नहीं करेंगे तो भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर मत यही है कि फ्यूजेरियम मोनिलिफोरम एक कवक है उसके कारण होती है। ठीक है, अब जो मैंगो मालफॉर्मेशन है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन, वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन, और दूसरा होता है फ्लोरल मालफॉर्मेशन। वेजिटेटिव मालफॉर्मेशन या इसको हिंदी में बोलते हैं वानस्पतिक गुच्छा रोग, वानस्पतिक गुच्छा रोग, और दूसरा है पुष्प गुच्छा रोग, पुष्प गुच्छा रोग।
ठीक है। अब देखो वेजिटेटिव जो माल फॉर्मेशन होता है ये क्या होता है, इसका कैरेक्टर की अगर थोड़ी सी बात करें तो इसके जो पौधे के आम का जो शीर्ष भाग रहता है, आगे वाली जो नई पत्तियां आती है वो पत्तियां क्या होती है, मुड़ करके गुच्छे का रूप ले लेती है, ठीक है, इसलिए उसको वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन कहते हैं। जब ये बीमारी पुष्प में आ जाती है, फूल में आ जाती है, यानी कि जब पुष्प है वो गुच्छों में एकत्रित हो जाते हैं तब इसको फ्लोरल माल फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। इन दोनों में सर्वाधिक हानिकारक होती है ये फ्लोरल होती है, क्योंकि जब फ्लोर खराब हो जाएंगे तो आगे आपने प्रोडक्शन है वो कम होगा, ठीक है। तो ये सर्वाधिक हानि वाली कौन सी स्टेज होगी इन दोनों में, फ्लोरल माल फॉर्मेशन, है ना। अब देखो ये जो मैंगो माल फॉर्मेशन की जो समस्या है वो सबसे अधिक एक किस्म है बम्बई हरा। बम्बई हरा, तो ये जो बम्बई हरा है इसमें ये बीमारी है वो सर्वाधिक होती है, यानी कि सबसे अधिक सेंसिटिव ये बीमारी है ना। अब इसका कंट्रोल की अगर अपन बात करें तो नियंत्रण के लिए अपने इसमें 200 ppm NAA का छिड़काव करते हैं ना, NAA का छिड़काव करते हैं सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। इतना सा याद देख लेना। मैंगो माल फॉर्मेशन सबसे पहले इसका जो रोग है वो भारत में, बिहार में 1891 में देखा गया था, और इसमें कवक फिलोरियम मोनोलिफॉर्म 2 प्रकार का होता है, वेजिटेटिव माल फॉर्मेशन और फ्लोरल माल फॉर्मेशन, और सबसे ग्रसित जो किस्म है वो बम्बई हरा है, और इसका कंट्रोल करने के लिए 200 ppm NAA का छिड़काव किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी जो आम की फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है या काई की विकार है वो है ब्लैक टिप। दूसरा है ब्लैक टिप, ठीक है। काला धब्बा रोग है ना, काला धब्बा रोग, ये जो रोग होता है वो पौधे जब फल है, फल के ऊपर जो टिप पोर्शन होता है वहाँ पर ब्लैक स्पॉट बन जाते हैं, और जिससे क्या होता है फल है वो सड़ जाता है, वो सड़ कर खराब हो जाता है, ठीक है। इसे रोग का कारक है एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा हो जाएगी या सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो इस रोग का प्रकोप होने का चांस है वो ज़्यादा रहता है। दूसरा बोरोन की कमी से भी ये रोग हो जाता है, ठीक है ना। बोरोन की कमी, दोनों ध्यान रखना, बोरोन की कमी से भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता से ये रोग होता है, ठीक है। और ये रोग है ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिलता है जहाँ पर आम का बाग लगाया हुआ है और आसपास में या तो फैक्ट्रियाँ हो या फिर जो ईंट के भट्टे हो, वहाँ पर ये रोग है ज़्यादा देखने को मिलता है। ईंट के भट्टों से जो चिमनियों से धुआं निकलता है ना, उन धुओं में सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पर ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे, बोरेक्स का छिड़काव कर देंगे, बोरेक्स का 1% छिड़काव करेंगे, है ना, बोरेक्स का 1% छिड़काव करेंगे। दूसरा एक चीज ध्यान में रखेंगे, जहां पर अपन आम का बाग लगा रहे हैं वहां आसपास 600 मीटर दूरी पर कोई ईंट के भट्टे वगैरह नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आम का अपन बाग लगा रहे हैं तो आसपास के क्षेत्र में 600 मीटर दूरी पर किसी प्रकार का ईंट का भट्टा नहीं होना चाहिए। दूसरा, अगर ईंट के भट्टे है भी तो अपने तो ऐसा तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो पड़ोसी है वो अपने खेत में कुछ भी करे, है ना। तो अगर वो भट्टे हैं तो उनकी जो चिमनियों की हाइट है वो अधिक करवा सकते हैं, क्योंकि इसके लिए मापदंड बने हुए हैं। अपने सरकार में कंप्लेन वगैरह भी कर सकते हैं कि भाई ये जो अपना बाग लगाया हुआ हमारा यहाँ पर और ये सिस्टम है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना, बोरेक्स का 1% छिड़काव करते हैं। दूसरा, ईंट के भट्टों से 600 मीटर दूरी पर अपने आम का बाग लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले डिसाइड कर लेंगे, बाद में इस प्रकार की प्रॉब्लम ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है अल्टरनेट बियरिंग। तीसरी इसके फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है अल्टरनेट बियरिंग, यानी कि एकांतर फलन। एकांतर फलन में क्या होता है, देखो एक साल तो अच्छी फल आ जाता है, दूसरी साल बिल्कुल भी फल नहीं आता है ना। देखो जैसे एक
बार फल की बात नहीं है, कई बार ऐसी भी स्थिति आ जाती है कि एक टहनी पर, जैसे ये आम का बाग है ना, यहाँ पर अच्छी फ्रूटिंग हो रही है लेकिन इधर वाली जो टहनी है वो बिल्कुल खाली रह जाती है, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी देखने को मिलती है, या तो पूरा पौधा ही खराब है, पूरा पौधा ही जिसमें किसी प्रकार का कोई फलन नहीं होता, या फिर कोई एक टहनी पे फलन होता है, ठीक है। जिस टहनी पर फलन हो रहा है या जिस ईयर में पौधों में फलन आ रही है उसको क्या बोला जाता है, ऑन ईयर बोला जाता है, ठीक है। और जिस ईयर या जिस वर्ष पौधों में फलन नहीं हो रहा है या जिस टहनी पर फलन नहीं हो रहा है उसको क्या बोला जाता है, ऑफ ईयर बोला जाता है, ऑफ ईयर, ठीक है। ऑन ईयर और ऑफ ईयर। ऑन ईयर क्या होता है, यानी कि जिस वर्ष फलन होता है उसमें उसको ऑन ईयर बोला जाता है, और जिस वर्ष फलन नहीं होता है उसको ऑफ ईयर बोला जाता है, ठीक है। ये जो अल्टरनेट बियरिंग की समस्या है वो उत्तरी भारत में देखने को सर्वाधिक मिलती है, ठीक है। उत्तरी भारत में उत्तरी भारत की जितनी भी किस्में हैं, उत्तरी भारत की प्रमुख समस्या कह सकते हैं ना, उत्तरी भारत की प्रमुख समस्या है। दक्षिणी भारत की जो वेराइटी है ना उनमें इस प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, अल्टरनेट बेयरिंग वाली ये सारी की सारी सेंसुलर उसमें रेगुलर फलन होती है, ठीक है। अब देखो उत्तरी भारत की किस्मों की बात करें, जैसे लंगड़ा है, ठीक है, दशहरी है, इसके अलावा अल्फांजो है, इनमें ये समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। कौन सी, अल्टरनेट बेयरिंग, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस की बात करें तो जैसे नीलम है, आम्रपाली है, ये क्या है, इनमें अल्टरनेट बियरिंग की समस्या है वो नहीं पाई जाती, ठीक है। अब देखो अल्टरनेट जो बियरिंग की समस्या है वो किस कारण होती है, यानी कि इसका रीजन क्या है, तो इसके इंटरनल फैक्टर भी है और एक्सटर्नल फैक्टर भी है ना, दोनों ही कारक है। आंतरिक कारक के द्वारा भी अल्टरनेट बियरिंग हो सकती है और बाह्य कारक के द्वारा भी हो सकती है। बाह्य कारकों की अगर अपन बात करें तो जैसे फ्लोरिंग टाइम पे बारिश आ गई, ओले पड़ गए, या फिर कोई फ्लोरिंग टाइम पे ज़्यादा कीट का प्रकोप हो गया, तो उस टाइम क्या होगा, फ्लोर है वो सारे जड़ जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, बिल्कुल ही अपने पौधे के ऊपर फलन नहीं लगेगी या बहुत कम मात्रा में फल लगेंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, बियरिंग हो गया ना, एकांतर फलन हो गया, ठीक है। और अगर इंटरनल फैक्टर की बात करें तो इंटरनल में जैसे हार्मोनल संतुलन है, या फिर कोई पौधे का आनुवंशिक फैक्टर है, जिसमें मतलब इनकी पौधों की हैबिट ही होती है कि एक साल फल देना, दूसरी साल फल नहीं देना, ठीक है। तो आनुवंशिक कारक भी इसका हो सकता है, तो ये दो कारण है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन कंट्रोल की बात करें तो नियंत्रण के लिए इसमें आपको पेक्लाब्यूट्राजोल या इसको कोल्टार बोला जाता है ना, कोल्टार, पेक्लाब्यूट्राजोल या कोल्टार 5 से 10 ग्राम प्रति वृक्ष देने से अल्टरनेट बियरिंग की, यानी कि पुष्पन अवस्था से थोड़ा पहले देने पर 5 से 10 ग्राम प्रति वृक्ष डालेंगे तो पुष्पन ज़्यादा आएंगे, पुष्प ज़्यादा आएंगे, तो ऑटोमेटिक फलन है वो ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। अल्टरनेट बियरिंग के लिए कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, पेक्लाब्यूट्राजोल या फिर कोल्टार आ जाएगा, ठीक है। और मात्रा भी ध्यान रखना, 5 से 10 ग्राम प्रति वृक्ष डाली जाती है, ठीक है ना। तो ये आपका अल्टरनेट बियरिंग हो गया। उत्तरी भारत में ये प्रमुख समस्या है, दक्षिणी भारत में इसमें किसी प्रकार का कोई ये जो समस्या देखने को नहीं मिलती। ज़्यादा जो वेराइटी है वो लंगड़ा, दशहरी, अल्फांजो इससे ग्रसित वेराइटी है, और नीलम और आम्रपाली वेराइटी है वो इससे रेसिस्टेंट है। नीलम और आम्रपाली में किसी भी प्रकार की अल्टरनेट बियरिंग की समस्या नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन डिजीज की बात करें तो नेक्स्ट है स्पॉन्जी टिश्यू, यानी कि इसको बोलते हैं ऊतक क्षय, ठीक है। ऊतक क्षय की जो समस्या है वो सर्वाधिक अल्फांजो किस्म में मिलती है। अल्फांजो जो किस्म है ना, ध्यान रखना है, इसको हाफूज भी बोला जाता है। अल्फांजो जो किस्म है इसी को हाफूज बोला जाता है ना। तो अल्फांजो जो किस्म है इसमें ऊतक क्षय की समस्या सबसे अधिक है। इसी कारण अल्फांजो को निर्यात पर रोक लगा दी गई थी, है ना, निर्यात नहीं कर सकते थे। अल्फांजो क्या होता है, ये जो ऊतक क्षय है या टिश्यू जो ये स्पॉन्जी टिश्यू है वो क्या होता है, एक तो इसका कारक की अगर अपन बात करें, कारक, तो इसका कारक होता है ताप सहन। अब देखो अगर पौधे जो फल है, फल में अधिक टेम्परेचर रहेगा तो टेम्परेचर से क्या होता है, इसका जो अंदर एमाइलेज एंजाइम है ना, जो ऊतक होते हैं ना, ऊतक में एमाइलेज एंजाइम
एमाइलेज एंजाइम निष्क्रिय हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम जब निष्क्रिय हो जाएगा तो वहां पर क्या होगा, वो ऊतक है वो खत्म हो जाएंगे, यानी कि डेड हो जाएंगे, और उसमें हवा भर जाएगी, जिससे फल अंदर से सड़ जाता है। ठीक है ना, अंदर से पूरा फल है वो खराब हो जाता है। तो ये आपका स्पॉन्जी टिश्यू ऊतक रहता है। इसका कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, नियंत्रण के लिए अपने एक तो इसमें ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो एक तो इसमें मल्चिंग करते हैं, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट चीज है ना, मल्चिंग कर देते हैं, जिससे क्या होगा ताप वो कुछ नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, मल्चिंग से टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, इसमें 75% जब फ्रूट पक जाते हैं, 75% परिपक्वता पर फलों की तुड़ाई कर देते हैं ना, परिपक्वता पर फलों की तुड़ाई। और तीसरा इसमें लिख लेना कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड का 0.8% घोल बना करके छिड़काव करें। ठीक है, तो ये है स्पंजी टिश्यू। सबसे पहले तो आपका प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि ऊतक या स्पंजी टिश्यू किसका दैहिक विकार है, तो आम का हो जाएगा। दूसरा किस्म पूछ ली जाती है कि सर्वाधिक ग्रसित किस्म कौन सी है, तो अल्फान जो है जिसका दूसरा नाम हाफुज है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आम की ऐसी कौन सी किस्म थी जिसको निर्यात पर रोक लगा दिया गया था, कौन सी रोग के कारण। ठीक है, तो उस रोग का नाम था स्पंजी टिश्यू या ऊतक। इसके बाद में ये किस कारण होता है, ताप शमन के कारण या ऊष्मा अधिक होने के कारण। ठीक है, और एमाइलेज एंजाइम है वो निष्क्रिय हो जाता है, जिससे क्या होता है वहां पर फल है वो अंदर से सड़ जाता है। ठीक है, नियंत्रण के लिए तो मल्चिंग करते हैं। दूसरा 75% जब परिपक्वता, जब आम 75% पक जाता है तब उसके हार्वेस्ट कर लेते हैं। तीसरा कैल्शियम क्लोराइड का 0.8% छिड़काव कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट इसका है जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग या इसको बोलते हैं झुमका। यहाँ से आपके ज्यादा प्रश्न नहीं है, सीधा इतना ही पूछा जाता है कि क्लस्टरिंग है वो किस कारण होता है। तो क्लस्टरिंग क्या होता है, जब फूल होता है, फूल से जब फल बन जाता है ना, फल जब मटर के दाने के साइज के रहता है ना, तो उस टाइम वो फल है वो सारे के सारे ड्रॉप हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको क्लस्टरिंग या झुमका बोला जाता है। ठीक है, अब देखो क्लस्टरिंग या झुमका है वो किस कारण होता है, ये प्रॉपर तरीके से पोलिनेशन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, या फिर जो सही तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब ये समस्या अधिक देखने को मिल सकती है। तो अपने इसमें लिख सकते हैं अपर्याप्त परागण। ठीक है, अपर्याप्त परागण के कारण क्लस्टरिंग या झुमका की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट है सॉफ्ट नोज, सॉफ्ट नोज। अब देखो सॉफ्ट नोज क्या होता है, इसका जो आगे वाला भाग रहता है वो बिल्कुल सॉफ्ट आ जाता है। ठीक है, और सॉफ्ट नोज किसकी कमी से होता है या किसकी अधिकता से होता है, इसकी अगर अपन बात करें, देखो एक तो आपने नाइट्रोजन की देखी होगी, ये एक तो नाइट्रोजन की अधिकता से होता है, अधिकता। ठीक है, और दूसरा कैल्शियम की कमी, ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं। नाइट्रोजन क्या काम करता है, जो फल हो या प्लांट हो कोई सा भी हो, उसमें कोमलता लाने का काम करता है, यानी कि उसको लचीला करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन की कमी से क्या हो सकता है, सॉफ्ट नोज है ना, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, तो एक तो नाइट्रोजन की अधिकता हो सकती है, दूसरा कैल्शियम की भी कमी हो सकती है। इन दोनों के कारण भी सॉफ्ट नोज की समस्या है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, एक आंतरिक ऊतक क्षय होता है, आंतरिक ऊतक क्षय। ये है वो बोरोन की कमी से होता है। ठीक है, बोरोन की कमी। ठीक है, तो ये इसमें कुछ एक जो मेन अपन कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ऊपर वाले जो 4-5 करवाए थे वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें से केवल आपसे नाम पूछा जाएगा कि क्लस्टरिंग या झुमका किसके कारण होता है, सॉफ्ट नोज किसके कारण होता है, और ये आंतरिक ऊतक क्षय किसके कारण होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर एक और लिख रहे हो तो लिख लो लीफ स्कॉर्चिंग, लीफ स्कॉर्चिंग। लीफ स्कॉर्चिंग क्या होता है, एक तो क्लोरीन की कमी से होता है, क्लोरीन की कमी, दूसरा पोटाश की अधिकता से भी हो सकता है,
पोटाश की KCl है ना, KCl की अधिकता से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्लस्टरिंग जो अपर्याप्त परागण है उसके द्वारा हो सकता है। सॉफ्ट नोजल नाइट्रोजन की अधिकता और कैल्शियम की कमी से हो सकता है। आंतरिक तुक्ष बोरोन की कमी से होता है। और लीफ स्कॉर्चिंग है वो क्लोरीन की कमी या फिर KCl की अधिकता से होता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर थे। अब अपन नेक्स्ट आगे बात करेंगे इसके प्रमुख कीट है ना, इंसेक्ट की अगर अपन बात करें तो आम में देखो एक तो मीलीबग लगता है, मीलीबग। ठीक है ना, इसके अलावा एक आम में जो आम का प्रमुख कीट है जिसको अपन कह सकते हैं कि भी आम, कई बार प्रश्न भी पूछा गया है कि आम का एक तो देखो ये मुख्य कीट है मीलीबग। इसके अलावा एक आम का प्रमुख कीट है जिसको आम का खुद का या लीफ होकर कहा जाता है, आम का खुद का। और एक इसमें और लगता है जिसको अपन बोल सकते हैं सफेद मक्खी। ठीक है, अगर अलग अलग देखें तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट इसका मीलीबग की बात करें तो मीलीबग है वो इसकी हानिकारक अवस्था है, हानिकारक अवस्था इसकी लार्वा अवस्था रहती है। ठीक है, अडल्ट भी हानिकारक होते हैं, लार्वा और अडल्ट दोनों ही हानिकारक होते हैं। इसकी जो मादा होती है, मादा जमीन के अंदर अंडे देती है। ठीक है ना, जमीन के अंदर अंडे देगी, उसके बाद में वहां से जो लार्वा निकल करके, जैसे ये प्लांट है, ठीक है, और इस प्लांट के ऊपर जैसे जमीन से यहाँ से निकल करके और इस तने के सारे ऊपर पहुंचती है और ऊपर फलों को और जो सॉफ्ट पत्तियां होती है उनको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो अब इसका नियंत्रण की अगर अपन बात करें, इंपॉर्टेंट नियंत्रण ही है इसका ना, नियंत्रण कई बार पूछा गया है कि भाई इसका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है ना। तो एक प्रश्न BHU में शायद पूछा गया था, ट्री बाइंडिंग किस कीट से संबंधित है? ट्री बाइंडिंग द्वारा नियंत्रण किस कीट में किया जाता है? ठीक है, तो आपके ऑप्शन ये आगे थे, आम का खुद का हो गया, मीलीबग हो गया, ठीक है ना, इसके अलावा छाल भक्षक दे दिया और सफेद मक्खी दे दी। ठीक है, तो ट्री बाइंडिंग के द्वारा नियंत्रण अपन किस में करते हैं? मीलीबग में करते हैं। ठीक है, ट्री बाइंडिंग क्या होता है? ट्री बाइंडिंग का मतलब होता है कि जैसे ये पौधा है तो पौधे की 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है ना, जैसे यहाँ पर है 60 सेंटीमीटर ऊंचाई पर है, 60 सेंटीमीटर ऊंचाई जमीन से लेकर के 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 30 से 40 सेंटीमीटर है ना, 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ाई में एक प्लास्टिक थैली लेंगे। ठीक है, और इस प्लास्टिक की थैली को क्या करेंगे? तने के चारों तरफ लपेट देंगे। ठीक है ना, तने के चारों तरफ लपेट देंगे। इसके बाद में अपन यहाँ पर क्या करते हैं? ग्रीस लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से कोई अगर कीट है या लट है जो ऊपर चढ़ेगी तो पहले ग्रीस में उसके पेट जाएंगे, उसके बाद में प्लास्टिक की थैली पर। वैसे भी कीटों की जो पकड़ है वो कम होती है और ग्रीस से थोड़ी सी गिल्ली हो जाएगी तो फिर ये ऊपर नहीं चढ़ पाएगी। तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगी तो ऑटोमेटिक इसका कंट्रोल हो जाएगा, किसी प्रकार के अपने को रसायन का यूज करने की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, तो इसीलिए इसको ट्री बाइंडिंग बोलते हैं, ट्री के दोनों तरफ लगाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अपन ग्रीस लगा रहे हैं ना, वो क्यों लगा रहे हैं? देखो दो काम करता है, एक तो ये जो कीट है उसको फिसलने के लिए लगाते हैं। ठीक है, दूसरा कई बार बारिश हो जाती है, अपने यहाँ पर पॉलीथीन लपेटी रहती है, ऊपर से अगर खुली रहेगी तो इसमें क्या होगा? पानी बढ़ जाएगा। ठीक है, पानी बढ़ जाएगा तो यहाँ पर सड़न वगैरह स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको अपन ऊपर से बंद कर देते हैं और नीचे से भी बंद कर देते हैं, तो किसी भी प्रकार से तने को नुकसान नहीं हो, इसीलिए अपन ग्रीस लगाते हैं ना। तो ये दो चीज ध्यान में रखना। मीलीबग है जो इसकी हानिकारक अवस्था लार्वा होती है और इसमें अपन ट्री बाइंडिंग करते हैं। ट्री बाइंडिंग में इसकी हाइट कितनी रखते हैं? 60 सेंटीमीटर और इसकी पट्टी की चौड़ाई है वो लगभग अपन रखते हैं 30 से 40 सेंटीमीटर है ना। इसके बाद में दूसरी अगर अपन दूसरा कीट की बात करें तो दूसरा है आम का खुदका। आम का खुदका या इसको मैंगो लीफ होपर भी बोलते हैं, मैंगो लीफ होपर। ठीक है, और ये है वो आम का प्रमुख कीट है। ठीक है, आम का प्रमुख कीट है। ठीक है ना, ध्यान रखना। ये जो मैंगो लीफ होपर होता है वो क्या काम करता है? ज्यादातर इसका जो नुकसान है ना, नुकसान सर्वाधिक सर्वाधिक नुकसान लिख लेना, सर्वाधिक नुकसान है वो फरवरी मार्च में मिलता है। ठीक है, फरवरी मार्च में होता है।
या फिर फरवरी मार्च नहीं होकर के अपन सीधा कहें कि भाई पुष्पन की अवस्था पर इसका सर्वाधिक अटैक रहता है ना। पुष्पन किसको बोलते हैं, जब फ्लोरिंग होती है, और फ्लोरिंग अपने पहले पढ़ा था फरवरी मार्च में इसमें आम में फ्लोरिंग रहती है, ठीक है। तो अगर फ्लोरिंग स्टेज पर किसी कीट का ज़्यादा अटैक होता है तो वो सर्वाधिक नुकसान रहता है, इसलिए आम में सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला जो प्रमुख कीट है वो कौन सा है, आम का खुद का है, ठीक है। इसका कंट्रोल अपन सीधा नॉर्मली किसी इमिडाक्लोप्राइड वगैरह से कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद में है छाल भक्षक। छाल भक्षक कीट क्या होता है, ऐसा मतलब नाम से अपने को पता चल रहा है कि छाल को खाता है, ठीक है। तो ये जो कीट है ये तना है, तने के अंदर छेद करके वो छाल में जो अंदर छाल रहती है उस छाल को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है, अंदर ही अंदर खाता रहता है, ठीक है। बाहर से किसान को जनरली पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो ये भी एक हानिकारक कीट है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और इसका कंट्रोल कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसका कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करेंगे, रुई को केरोसिन सीधा नॉर्मली लिख लेना ना, रुई को केरोसिन या फिर पेट्रोल में डुबो करके जहां पर इसने छेद किया है, यानी कि जहां से अंदर घुसा है वहां पर इसमें अपन जो वो रुई गीली की थी वो इसके अंदर फंसा देंगे, ठीक है ना। जहां जहां पर छेद किया वहां पर, ठीक है। पेट्रोल और केरोसिन के अलावा कोई रसायन भी हो सकता है, जो भी कीटनाशी रसायन है उसमें अपन डुबो करके यहाँ पर जहाँ छेद किया है वहां पर फंसा देंगे ताकि कीट वो अंदर ही खत्म हो जाए, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना। इसके बाद में एक ये आपकी सफेद मक्खी भी है, सफेद मक्खी, ठीक है। अब सफेद मक्खी का ध्यान रखना, कई बार इसका प्रश्न पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कीट है जो निर्यात को सर्वाधिक प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये जो सफेद मक्खी है वो निर्यात को सर्वाधिक प्रभावित करती है, निर्यात को सर्वाधिक प्रभावित करती है, ठीक है। निर्यात को प्रभावित कैसे करते हैं, इसलिए जो सफेद मक्खी होती है वो फल के अंदर प्रवेश कर जाती है और इसके लार्वा अंडे है वो फल के अंदर ही डेवलप होकर के फल को अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं, अंदर ही अंदर से खाते रहते हैं। उसके बाद में फिर ये जो मेसोकार्प है वहां तक पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे फल से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो फल के अंदर ये नुकसान पहुंचाने के कारण इसको निर्यात में रोक लगा दी गई है, ठीक है। तो ये आम के कुछ प्रमुख कीट थे जिनके बारे में अपने डिस्कस किया। अब आम की एक दो डिजीज है उनको भी देख लेते हैं। रोग, ठीक है। आम का जो प्रमुख रोग है वो है चूर्णी फफूंद, चूर्णी फफूंद, ठीक है। चूर्णी फफूंद को ही पाउडरी मिल्ड्यू बोला जाता है, ठीक है। और इसी को ही छाछा रोग बोला जाता है, छाछा रोग, ठीक है। ध्यान रखना, चूर्णी फफूंद, पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा रोग तीनों एक ही चीज है। ये एक कवक जनित बीमारी है, कवक जनित बीमारी है। और कवक का नाम पूछे तो ओडियम मेंजिफेरी कर देना, ठीक है। ओडियम मेंजिफेरी, ओडियम मेंजिफेरी नामक कवक से होता है, ठीक है ना। रोग कारक भी अगर पूछे कि रोग कारक कौन सा है तो रोग कारक भी आपका यही हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो पाउडरी मिल्ड्यू या चूर्णी फफूंद में क्या होता है, जो पत्तियां होती है पत्तियों के ऊपर सफेद पाउडर सा जम जाता है, ठीक है। उसको अपन हाथ में अगर अलग से करें तो आसानी से अपने को दिख जाता है। और ये जो इसका अगर नियंत्रण की अपन बात करें, नियंत्रण भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो नियंत्रण करने के लिए देखो सबसे पहले तो अपने को जो सल्फर युक्त कोई सा भी कवकनाशी है, सल्फर युक्त जो भी कवकनाशी है उनका अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है। सल्फर युक्त कवकनाशी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सीधा इतना ही पूछ लिया जाता है कि नियंत्रण के लिए कौन से कवकनाशी का प्रयोग किया जाता है, सल्फर युक्त है या फिर कोई दो तीन और नाम दे देते हैं, ठीक है। अगर पर्टिकुलर पूछे तो केराथेन है वो इसके लिए, चाहे कोई सी भी फसल में हो, अगर जहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू हो रहा है तो वहाँ पर अपन केराथीन के द्वारा उपचारित करेंगे, चाहे आपका ज्वार हो, मक्का हो, बाजरा हो, मैंगो हो, सिट्रस हो, कोई सा भी हो। जहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू या बेर हो ना, जहाँ पर पाउडरी मिल्ड्यू की दिक्कत आ रही है वहाँ पर सल्फर युक्त कवकनाशी का प्रयोग करेंगे और केराथेन है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका पाउडरी मिल्ड्यू था। दूसरा इसमें एक और रोग लगता है एंथ्रेक्नोज, एंथ्रेक्नोज या फिर इसी को बोलते हैं श्याम वर्ण, श्याम वर्ण, ठीक है। ये जो श्याम वर्ण है ये भी एक कवक जनित बीमारी है
और इसमें क्या होता है, फल पत्तियाँ वगैरह होती है, पत्तियाँ होती है, पत्तियों के ऊपर ब्लैक कलर के, शाम का मतलब ब्लैक होता है ना, काला, ब्लैक कलर के धब्बे बन जाते हैं। और फिर ब्लैक कलर के धब्बे बन जाएंगे, धीरे धीरे इनकी मोटाई ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और जब मोटाई ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो कवक जनित है, कवक का नाम पूछें तो कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम स्पीशीज, ठीक है। कोलेटोट्राइकम स्पीशीज इसका कवक का नाम हो गया, ठीक है ना, रोग कारक। और कंट्रोल करने के लिए कोई भी कवक जनित है, कवकनाशी है, उसका अपन प्रयोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आज का अपना लेक्चर आज यहीं खत्म करते हैं। इसमें आपने आज डिस्कस किया फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, कीट और बीमारियां, ठीक है। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।